वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है अगले चैप्टर पे जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। दोस्तों पिछले दो चैप्टर हमने रिकॉर्ड किए हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उसमें फिर भी कुछ गलतियां या कुछ दिक्कतें अगर किसी को है तो वो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी पर या फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर अपडेट कर सकते हैं। साथ में इनके डिस्क्रिप्शन, इनके क्वेश्चन आंसर, इनके डिटेल वीडियो और नोट्स के लिए हमने अपनी ऐप के ऊपर डाल दिए हैं। आप वहां से भी इनको पढ़ सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम अपने थर्ड चैप्टर पर बायोलॉजी के, और आपके एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर 8 है जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कि ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, जनन करते हैं। तो चलते हैं हम। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म, इससे पहले कि हम मैकेनिज्म डिस्कस करें, बाय विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिससे कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, लेट अस आस्क मोर बेसिक क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस आपसे सामान्य से क्वेश्चंस पूछते हैं। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, पहले तो बात आती है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते ही क्यों है। कितना अच्छा क्वेश्चन है कि हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेकिन अब अगर हमें यही नहीं पता कि रिप्रोडक्शन करते ही क्यों है तो इस चीज का पढ़ने का मतलब ही नहीं है, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं, प्रजनन क्यों करते हैं। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी, जबकि रिप्रोडक्शन एक नेसेसरी प्रोसेस नहीं है टू मेंटेन द लाइफ ऑन एन इंडिविजुअल organisms, unlike the essential life process such as nutrition, respiration, excretion। जबकि कहता है कि रिप्रोडक्शन ऐसी एसेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है जितनी कि रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है या न्यूट्रिशन है इस धरती पर जीवन को सस्टेन करने के लिए। रिप्रोडक्शन इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी एनिमल रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, if an individual organisms is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process। और दूसरी तरफ क्या है कि जब ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं या अपनी कॉपी क्रिएट करते हैं, अपनी कॉपी क्रिएट करने का मतलब है रिप्रोडक्शन करते हैं, तो लॉट ऑफ एनर्जी वो खर्च करते हैं, बहुत ही ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है इस प्रोसेस के लिए। सो व्हाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन ए प्रोसेस इट डज नॉट नीड टू स्टे अलाइव। तो ऑर्गेनिज्म अपनी इतनी ज्यादा एनर्जी उस प्रोसेस पे क्यों खर्च करते हैं जो उन्हें जिंदा रहने के लिए जरूरी प्रोसेस नहीं है। भाई रिप्रोडक्शन जरूरी प्रोसेस नहीं है जिंदा रहने के लिए, लेकिन फिर भी एक बड़ा अमाउंट अपने शरीर की ऊर्जा को लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करने में खर्च क्यों करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग, ये बड़े रुचि की बात है, टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम। तो देखो एक क्लासरूम में इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस करना कितना रुचिकर है। वट एवर जो भी है, द आंसर, जो भी आंसर हो टू दिस क्वेश्चन, इट इज ऑब्वियस दैट वी नोटिस ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। इसका आंसर चाहे कुछ भी हो, ऊपर दो क्वेश्चंस का, वो क्यों करते हैं, क्यों एनर्जी खर्च करते हैं, क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि जीवन जीने के लिए वो चीजें जरूरी नहीं है, वो कुछ भी हो, लेकिन हम ऑर्गेनिज्म्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, नोटिस करते हैं जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। इफ देयर वर टू बी ओनली वन, अगर वो केवल एक हो, नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ पर्टिकुलर काइंड, इट इज डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस। अगर एक भी ऐसा हो जो रिप्रोडक्शन नहीं करता हो या संदेह की कैटेगरी में आता हो, तो हम क्या करते हैं, हमें संदेह होता है दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस। क्या हम उसके एग्जिस्टेंस को मान पाते हैं। मतलब अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता है तो उसकी संख्या हमें दिखाई नहीं देती है, तो हम क्या सोचते हैं कि क्या ये जीव, क्या ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर है। तो उनकी एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन उठ गया, और हमने उनके रिप्रोडक्शन में उसके आंसर कुछ भी हो, लेकिन रिप्रोडक्शन कर रहे थे, नंबर ऑफ कॉपी क्रिएट कर रहे थे, तो हम क्या कह रहे थे कि ये धरती पर है, इनका एग्जिस्टेंस है। और एग्जिस्टेंस का कारण क्या है
रिप्रोडक्शन था, है ना। तो ये कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि जरूरी नहीं है पर जरूरी भी है। क्यों है? जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी एनर्जी खर्च करते हैं, जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर वो है तो हम उसके एग्जिस्टेंस को मानते हैं, नहीं है तो नहीं मानते, है ना। इंटरेस्टिंग। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इट इज द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू सिंगल स्पीसीज, कि एक ही स्पीसीज से संबंध रखने वाले लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रिंग देम टू अवर नोटिस, जो हमारे ध्यान में आते हैं। हाउ डू वी नो दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज? हाउ डू वी नो दैट, हम कैसे पता करते हैं? टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, दो अलग अलग इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स को बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज से संबंध रखने वाले। यूजुअली, सामान्यतया we say this because they look similar to each other, हम ये ऐसा मानते हैं क्योंकि वो एक जैसे दिखाई देते हैं। 10. Reproducing organism create new individuals that look very much like themselves. तो 10. Reproducing organism क्रिएट न्यू इंडिविजुअल, तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू कॉपी क्रिएट की जाती है जो उनके ही जैसी दिखाई देती है ना। ये कुछ इंट्रोडक्शन था जिसमें ये बताया गया कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, क्यों ये जरूरी प्रोसेस है और क्यों जरूरी प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जीवन जीने के लिए जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्शन किया जाए, लेकिन फिर भी जीवन सस्टेन करने के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर उनका नंबर नहीं है तो वो जीव नहीं है इस धरती पर। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, कि ऑर्गेनिजम्स क्या एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट करते हैं अपनी खुद की, स्वयं की? देखते हैं। ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर, ऑर्गेनिजम्स एक जैसे दिखाई देते हैं बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर, क्योंकि उनकी बॉडी डिजाइन सेम है। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन का जन्म हुआ सेम बॉडी डिजाइन्स का, एनिमल है, एनिमल का पैदा हुआ सेम बॉडी डिजाइन का, ठीक है, इसलिए एक जैसे दिखाई देते हैं। इफ बॉडी डिजाइन्स आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट ऑफ दीज डिजाइन शुड बी सिमिलर। अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट का मतलब है अगर हम ह्यूमन है और हमसे ह्यूमन रिप्रोड्यूस हुआ तो हम एक ब्लूप्रिंट है जिससे नई कॉपी बनी है। तो जब ब्लूप्रिंट सेम होंगे तो प्रोडक्शन भी सेम होगा। 10. रिप्रोडक्शन एट इट्स मोस्ट बेसिक लेवल विल इन्वॉल्व मेकिंग कॉपी ऑफ द ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन। तो इसका मतलब क्या होगा कि रिप्रोडक्शन क्या है? जो बॉडी डिजाइन है वो एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है और उसकी कॉपी बनाई जाती है, जैसे इंसान से इंसान की कॉपी और एनिमल से अदर एनिमल्स की कॉपी बनती जाती है, क्योंकि वो एनिमल्स ब्लूप्रिंट का काम करते हैं और नए बनने वाले, रिप्रोड्यूस होने वाले इंडिविजुअल्स को हम उनकी कॉपी कहते हैं। इन क्लास 9th, कक्षा 9 में, वी लर्न दैट द क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। हम कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं और क्रोमोसोम इंफॉर्मेशन रखते हैं किसके बारे में? इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कैरेक्टर्स को आगे ले जाने का प्रोसेस है, और किसकी फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में, ठीक है। तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्रोमोसोम डीएनए की फॉर्म में आगे ले जाने वाले लक्षणों का इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस, सेल न्यूक्लियस के अंदर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन। तो सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए प्रोटीन बनाने के इंफॉर्मेशन सोर्स के रूप में काम करता है। इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड, अगर इंफॉर्मेशन सूचनाएं बदल जाती है, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड, तो उससे बनने वाला प्रोटीन भी बदल जाएगा, यानी कि अलग तरह के प्रोटीन का निर्माण होगा। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू द अल्टर्ड बॉडी डिजाइन्स, और अगर प्रोटीन बदल गया तो बॉडी डिजाइन भी बदल जाएगा, यानी कि एक नया इंडिविजुअल्स, अलग बॉडी डिजाइन का इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा।
ओके, यानी कि इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है, इस पूरे पैराग्राफ का शॉर्ट ये है कि न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, डीएनए प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन एक पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर प्रोटीन डीएनए बदला तो उससे बनने वाला प्रोटीन बदलेगा, प्रोटीन अगर बदलेगा तो प्रोटीन जिस बॉडी डिजाइन को बना रहा था वो बॉडी डिजाइन बदलेगा, और बॉडी डिजाइन बदलने का मतलब है प्रोड्यूस होने वाले इंडिविजुअल भी बदलेगा, यानी कि सेम कॉपी क्रिएट नहीं होगी। ओके, देयरफॉर ए बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो रिप्रोडक्शन का सबसे मेन इवेंट क्या है, बेसिक की डीएनए की कॉपी बनाना जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। Cell use chemical reaction. Cell use chemical reaction to build copies of their DNA. और सेल क्या करेंगी, जो सेल्स जिसके न्यूक्लियस में डीएनए है वो क्या करती हैं, केमिकल रिएक्शन से डीएनए की कॉपी बनाने का काम करती है। दिस क्रिएट टू कॉपी, इससे दो कॉपी बनेगी, किसकी, डीएनए की। इन रिप्रोड्यूसिंग सेल्स, जो सेल रिप्रोड्यूस करने वाली है वो दो कॉपी बनाएंगे डीएनए की, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, और दोनों कॉपी एक दूसरे से अलग होंगी। हाउएवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ द डीएनए इन द ओरिजिनल सेल, जबकि इनमें से एक कॉपी ओरिजिनल सेल में रहेगी, एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट वर्क, और जबकि दूसरी कॉपी जो वर्क नहीं करती उसे धकेल दिया जाएगा, पुशिंग आउट, बाहर की तरफ। ठीक है, यानी कि हर सेल के अंदर जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है दो कॉपी बनाएगी, एक कॉपी ओरिजिनल सेल में रह जाएंगी और एक कॉपी अगली सेल्स में पुश अप कर दी जाएगी। बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस, क्योंकि जिस कॉपी को पुश आउट किया जाता है उसके पास किसी भी तरह की ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि उसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, जो उसको यानी कि उससे संबंधित लाइफ प्रोसेस को मेंटेन कर पाए। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये सेल है, इसके अंदर ये डीएनए था, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इस डीएनए की दो कॉपी हुई। अब एक डीएनए तो इसमें रहेगा, क्यों, क्योंकि उस डीएनए की जो पूरी सेल है, और दूसरी को यहां से पुश आउट कर दिया जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई सेल नहीं है जिसको ये कंट्रोल करे, सेलुलर लाइफ प्रोसेस करने वाली किसी प्रोसेस को मेंटेन करे। Therefore, DNA copying is accompanied by the creation of an additional cellular apparatus. तो क्या होगा कि वे डीएनए की कॉपी करने से न केवल डीएनए की कॉपी की जाएगी, बल्कि एक अलग से सेलुलर अपरेटस भी कॉपी किया जाएगा, वो बनाया जाएगा, जिसमें वो डीएनए जिसको पुश आउट किया है वो अपनो सस्टेन कर सकते हैं। एंड देन डीएनए कॉपी सेपरेट, और फिर उसके बाद डीएनए की कॉपी अलग अलग होंगी, कि जब ठिकाना बन जाएगा तो उसको अलग कर दिया जाएगा। ईच विद इट्स ओन सेलुलर अपरेटस, दोनों कॉपीज अब ओरिजिनल सेल में रह गई, और जो कॉपी बनाई उसको दूसरे सेलुलर अपरेटस जिसकी कॉपी हुई है उसमें भेज दिया जाएगा। यानी कि पहले घर बनाया, फिर घर के लिए उसमें इंडिविजुअल बसाए गए, कुछ इस तरीके से। पहले सेलुलर अपरेटस बना, फिर उसके अंदर डीएनए की कॉपी थी, एक कॉपी को उसके अंदर बसा दिया गया। ओके, इफेक्टिवली ए सेल डिवाइड टू गिव राइज टू सेल्स, और इसी तरीके से एक सेल डिवीजन होकर डिवाइड होकर दो सेल्स बनाती है, और इन दोनों सेल्स में डीएनए यानी कि एक इंडिविजुअल से दूसरा इंडिविजुअल बन गया। ये अल्टरनेटली आपको रिप्रोडक्शन का एक सरल व्यू दिया गया है कि किस तरीके से सेल अपनी कॉपी करती है, किस तरीके से जेनेटिक मटेरियल डीएनए अपनी कॉपी करता है और सेल्स के अंदर आकर एक दूसरी इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग सेल्स के रूप में, एग्जिस्टिंग इंडिविजुअल्स के रूप में सस्टेन करता है। ओके, दीज टू सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर, दोनों सेल्स एक जैसी हैं क्योंकि बनने का तरीका एक जैसा था, बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल, ये एक जैसी है लेकिन क्या एब्सोल्युटली आइडेंटिकल है? सोचने वाली बात है। एब्सोल्युटली आइडेंटिकल,
The answer of this question will depends on how accurately coping reaction involved occur. तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि कोपिंग रिएक्शन कितनी एक्यूरेटली हुई है। जितनी ज्यादा एक्यूरेटली होगी उतना ही ज्यादा आइडेंटिकल होगा, जितनी कम एक्यूरेट कॉपी की प्रोसेस होगी उतना कम आइडेंटिकल होगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स वाई जेड आप नया बना रहे हैं किसी प्री एग्जिस्टिंग एक्स वाई जेड से, तो डिपेंड करेगा कि आपका तरीका क्या है नया एक्स वाई जेड सिंथेसिस करने का। ठीक है, जिस तरीके से कहते हैं ना कि हर चीज का प्रोडक्ट की कॉपी आती है, लेकिन कॉपी में ओरिजिनल से थोड़ा सा मैच नहीं खाते, है ना। तो क्या है कि उसको बनाने की प्रोसेस क्या थी उस पर डिपेंड करता है, उसका मटेरियल क्या था उस पर डिपेंड करता है। यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्युटली रिलायबल। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन एग्जैक्ट नहीं होती है। Therefore, it is only to be expected that the process of copying the DNA will have some variation each time. तो ऐसा माना जाता है कि डीएनए की जितनी बार भी कॉपी होगी वहां पर थोड़ा सा वेरिएशन, सम वेरिएशन मतलब बदलाव, थोड़ी सी भिन्नताएं तो होंगी ही होंगी। और अगर सम वेरिएशन है तो डीएनए की कॉपी एग्जैक्टली आइडेंटिकल कैसे हो सकती है? As a result, the DNA copy generated will be similar, similar तो होगी, but may not be identical to the original. Original के exact identical नहीं होंगी। I think आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि डीएनए की कॉपी पेरेंट्स डीएनए से एग्जैक्टली आइडेंटिकल क्यों नहीं होती है। क्यों? क्योंकि डीएनए की कॉपी होने में जिस भी प्रोसेस का रोल होता है, जिस केमिकल रिएक्शन का रोल होता है, उन केमिकल रिएक्शन में आने वाली वेरिएशन के कारण डीएनए की कॉपी में भी वेरिएशन आ जाते हैं। तो डीएनए की कॉपी होती तो सिमिलर है, लेकिन क्योंकि थोड़ी थोड़ी वेरिएशन आ जाती तो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होती ड्यू टू द वेरिएशंस। ओके, सम ऑफ दीज वेरिएशन, इनमें से कुछ वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैनॉट वर्क विद द सेलुलर अपरेटस इट इनहेरिटेड। इनमें से कुछ कॉपी तो इतनी ज्यादा ड्रास्टिक होती है कि वो नए सेलुलर अपरेटस जिसके अंदर उनको इनहेरिटेड किया गया है काम ही नहीं कर पाती। सच ए न्यू बोर्न सेल विल सिंपली डाई, और इस कारण से जो नई सेल बनी वो डाई यानी कि मर जाती है। ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन द डीएनए कॉपी दैट वुड नॉट लीड टू सच ए ड्रास्टिक आउटकम। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन, इसके अलावा और भी ऐसी वेरिएशन हो सकती है इन द डीएनए कॉपीज दैट वुड नॉट लीड टू सच ए ड्रास्टिक आउटकम, जिसके कारण इस तरह के आउटकम ना भी हो, यानी कि इस तरह के भयंकर आउटकम ना भी हो जिससे सेल ही मर जाए, सेलुलर अपरेटस ही जिंदा ना रहे। दस द सर्वाइविंग सेल आर सिमिलर टू, इसलिए सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू, एक जैसा होता है बट सबस्टली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से थोड़ा सा अलग, यानी कि सर्वाइव कर रही है उसी तरीके से करेगी जैसे ओरिजिनल सेल से, लेकिन अपने अलग तरीके से। जैसे हम आप अपने से ही लगाइए, हर व्यक्ति जीवित है, हर व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है, जीवन जी रहा है, एक जैसे जी रहे हैं, लेकिन फिर भी अंतर तो है, वेरिएशन तो है। क्यों? क्योंकि सबका वेरिएशन से प्रोडक्शन हुआ है, सब में चेंजेज आए हैं कॉपी के टाइम पे। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, और ये जो वेरिएशन आया इसे हम इवोल्यूशन का आधार कहते हैं। इवोल्यूशन मीन्स नई जातियों की उत्पत्ति, एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, जिसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इवोल्यूशन के बारे में। ओके, तो कॉपी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, डीएनए की कॉपी क्या है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, जिस वेरिएशन के बारे में इन्होंने कहा है। तो क्या है वेरिएशंस? पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेन्स फिल वेल डिफाइंड प्लेस, किसी भी पॉपुलेशन की बात करी जाए लिविंग ऑर्गेन्स में, वो एक वेल डिफाइंड स्पेस को फिल करती है, मतलब ऑक्युपाई करती है, एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती है, एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, एक पर्टिकुलर निके में पाई जाती है,
एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में पाई जाती है यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, अपनी रिप्रोड्यूस करने की क्षमता के अनुसार, कोई कहीं पर कोई कहीं पर। आप इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां पर आसानी से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली किसी दूसरे क्षेत्र में दिक्कत होगी। या जैसे कि अगर हम एक्वाटिक एनिमल्स नहीं है तो हम पानी में जाकर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हो तो टेरेस्ट्रियल पे, लैंड पे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर निके, एक पर्टिकुलर एरिया, द कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ टू ऑर्गेनिजम्स टू यूज दैट पर्टिकुलर निके। अब ये वेरिएशन क्यों जरूरी है? जैसे आया ना वेरिएशन होता है, ये वेरिएशन इसलिए जरूरी है ताकि उस पर्टिकुलर बॉडी डिजाइन को सस्टेन कराया जा सके, उस पर्टिकुलर निके के बेसिस पर, उस पर्टिकुलर एरिया के बेसिस पर, उस पर्टिकुलर क्षेत्र के बेसिस पर या हैबिटेट के बेसिस पर। इसीलिए वो वेरिएशन जरूरी थे। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। इसलिए हम क्या क्या कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? लिंक टू द स्टेबिलिटी, किसी भी पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी से, किसी भी स्पीसीज की स्टेबिलिटी से पॉपुलेशन को रिलेट किया जा सकता है, यानी कि लिंक किया जा सकता है। ठीक है, अगर कोई स्पीसीज स्टेबल है, अगर कोई स्पीसीज का नंबर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन के कारण है। हम ये कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन किसी भी स्पीसीज के नंबर को बढ़ाने में, उस स्पीसीज को सस्टेन कराने में इंपॉर्टेंस है। हाउएवर, फिर भी निके कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। निके चेंज होता रहता है जो ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल में नहीं होता है। टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, तापमान धरती का बढ़ता है, कम होता है। वाटर लेवल कैन वेराई, बदलता रहता है। और देयर कुड बी मेटराइट्स, धरती पर मेटराइट्स, जिसको आप उल्कापिंड कहते हैं, हिट करते रहते हैं। टू थिंक ऑफ फ्यू एग्जाम्पल, कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इफ ए पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेन्स वर सुटेड टू ए पर्टिकुलर निके एंड इफ द निके वर ड्रास्टिकली अल्टर्ड द पॉपुलेशन कुड बी वाइप्ड आउट। अब क्या कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स, कोई भी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स किसी पर्टिकुलर निके के प्रति सुटेड है, यानी कि एडेप्टेड है, और उस निके के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन आ जाए, ड्रास्टिक चेंज आ जाए, तो इस ड्रास्टिक चेंज के कारण ये रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज भी वाइप आउट हो जाएगी, वो पॉपुलेशन भी खत्म हो जाएगी। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो डायनासोर का। एक समय पर इस धरती पर डायनासोर होते थे, सब जानते हैं, इवोल्यूशन में हमने पढ़ा है, आगे भी पढ़ेंगे, आपने सुना है। तो ये सारे के सारे एक पर्टिकुलर ड्रास्टिक चेंज होने के कारण लुप्त हो गए। ऐसा ही यहां पर बताया गया कि कोई भी रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स किसी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के प्रति एडेप्टेड है, उस एनवायरनमेंट, उस निके के प्रति सूटेड है। अगर उसमें कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ जाए तो पूरे के पूरे ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वाइप आउट, हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। However, if some variation were to be present in few individuals, लेकिन कुछ वेरिएशन जो कुछ इंडिविजुअल प्रेजेंट होती है इन दिस पॉपुलेशन, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। और अगर कुछ चेंजेस प्रेजेंट है, कुछ अंतर उन पॉपुलेशन के कुछ इंडिविजुअल में प्रेजेंट है, तो वो पॉपुलेशन का जीवित रहने का थोड़ा सा चांस बढ़ जाएगा। यानी कि जिस इंडिविजुअल में चेंज को स्वीकार करने की ताकत होगी वो सर्वाइवल कर पाएंगे, बाकी वाइप हो जाएंगे। तो वेरिएशन क्या करती है? इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर ड्रास्टिक चेंज के प्रति भी सस्टेन कराने में हेल्प कर रही है। Thus, if there were a population of bacteria living in temperate water, and if the water temperature were to be increased by the global warming, most of these bacteria would die, but the few variants resistant to heat would survive and grow further. अभी एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कोई गर्म पानी के अंदर बैक्टीरियाओं का समूह रहता है, अगर टेम्परेचर और बढ़ गया तो बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने आप को हीट के प्रति रेजिस्टेंस कर लेते हैं। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तो हीट के प्रति रेजिस्टेंस होने के कारण वो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाएंगे, जिंदा रह जाएंगे। वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। तो हम कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज की वेरिएशन किसी भी स्पीसीज के
सर्वाइवल के लिए भी जिम्मेदार है। आई होप आपको इस चीज़ समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई है तो इसको आप दोबारा से सुनिए। अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आप हमें दोबारा से इसके मेल कर सकते हैं, तो हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। कोशिश करेंगे इसको दोबारा से एक वीडियो डालने, अदरवाइज हमने जो ऐप पर डाला है आप वहाँ से पढ़िए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। Like a bird on a tree.